हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज है 7 जनवरी और हम लोग पढ़ेंगे 7 जनवरी से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। तो अब हम लोग कल के क्लास में देखे थे कि हाल ही में किस देश ने स्टील और एल्युमिनियम पर दुनिया का पहला कार्बन टैक्स सी बाम लागू किया है। तो ये किया है यूरोपियन यूनियन ने। भारत की पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले की कौन सी जयंती 3 जनवरी 2026 को मनाई गई? तो 195वें क्रम की जयंती मनाई गई है इनकी। छत्तीसगढ़ राज्य में हेरिटेज आधारित पर्यटन को बढ़ाने के लिए भोरम देव कॉरिडोर प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। आंद्रे डी ग्रास किस देश से संबंधित है जिन्हें 21वें टाटा मुंबई मैराथन 2025 के लिए इंटरनेशनल इवेंट एम्बेसडर बनाया गया? तो ये कनाडा से बिलोंग करते हैं। हाल ही में पटना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया? तो संगम कुमार साहू को। कैमूर वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व बना है? ये बिहार का। 52वां G7 शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन किस देश में होगा? ये फ्रांस में होगा। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में किसके द्वारा विकसित 25 फसलों की 184 नई किस्में जारी की है? तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा। आयुष मंत्रालय ने 3 जनवरी 2026 को 9वां सिद्ध दिवस कहाँ मनाया? चेन्नई में। हाल ही में खेलो इंडिया बीच गेम्स का दूसरा संस्करण किस बीच पर आयोजित किया जा रहा है? तो ये घोघला बीच पर आयोजित किया जा रहा है। ये सभी प्रश्न हम लोग कल के क्लास में देखे थे। हम लोग चलते हैं आज के अपना सवाल नंबर 1 पर। देखिए दोस्तों, ये वीडियो मैं आप लोग को बहुत मेहनत के साथ बनाता हूँ, तो आप लोग इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे अधिक से अधिक शेयर करें। इससे हमें आप लोग का साथ मिलेगा तो हम इस कंटेंट को कंटिन्यू करते रहेंगे और जिससे आपको और आपके जो भी भाई बंधु हो, आप लोग को इसका बेनिफिट मिल सकेगा और आप लोग अपने मंजिल को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलते हैं हम लोग आज का सवाल नंबर 1 पर कि निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के बाद वेनेजुएला के कार्यकारी राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो ये जो हो जाएंगे, अभी हाल ही में जो डेल्सी रोड्रिग्ज है, ये वेनेजुएला के कार्यकारी राष्ट्रपति का कार्यभार संभालेंगे। ठीक है, कार्यभार संभाल लिए हैं। अभी मैंने आप लोग को करंट अफेयर में 2 दिन पहले ही बताया था कि अमेरिकी सेना द्वारा यहां पर ऑपरेशन एक्सोल्यूट रिजॉल्व चलाया गया है। ठीक है, इस ऑपरेशन एक्सोल्यूट रिजॉल्व के दौरान राजधानी काराकस, जो कि वेनेजुएला का कैपिटल है, इसके समीप कई इलाके में सैन्य कार्रवाई की गई है। ठीक है, जिसके कारण पूर्व राष्ट्रपति जो निकोलस मादुरो और उनकी जो पत्नी रही हैं सिलिया, उनकी जो पत्नी सिलिया रही हैं, उन्हें हिरासत में ले लिया गया और इसी के बाद से नए कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में पदभार संभाल लिया है डेल्सी रोड्रिग्ज। ठीक है, यदि बात की जाए वेनेजुएला की, तो आप मैप के थ्रू देख सकते हैं कि ये साउथ अमेरिकी कंट्री, जिसके ऊपर आप अटलांटिक ओशियन देख रहे हैं। ये जो इसके ऊपर में आप अटलांटिक ओशियन देखिएगा। ठीक है, उसका लोकेशन है वेनेजुएला की राजधानी होगी काराकस। मुद्रा बोलिवियर। महाद्वीप दक्षिण किस महाद्वीप में है? दक्षिणी अमेरिका में है। दुनिया का जो सबसे ऊंचा वाटरफॉल आप पढ़ते हैं, जिसका नाम है एंजल वाटरफॉल, ठीक है, ये वेनेजुएला में है। इसके अलावा अगर आप यहां से रिलेट करेंगे तो अपने ग्लेशियर को खोने वाला, यानी अब यहां में वेनेजुएला में एक भी ग्लेशियर नहीं बचा हुआ है, तो अपने पूरे ग्लेशियर को खोने वाला ये दुनिया का मात्र एक देश बन गया है, यानी पहला देश बन गया है। ठीक है, इसका एकमात्र ग्लेशियर बचा हुआ था हम्बोल्ट ग्लेशियर। इसका एक ग्लेशियर कौन सा बचा हुआ था? हम्बोल्ट ग्लेशियर बचा हुआ था इसका। ठीक है, वो भी अब समाप्त हो गया है। 2023 में हम्बोल्ट भी खत्म हो गया। ठीक है, तो साथ ही वेनेजुएला के पास सबसे बड़ा प्रमाणित तेल भंडार है। ठीक है, अगर हम बात करें मार्क कार्नी की, ठीक है, तो मार्क कार्नी जो है ये कनाडा के पीएम है।
कार्नी हो जाएगा, मार्क कार्नी। ठीक है, ये कनाडा के प्रधानमंत्री हैं। इमैनुअल मैक्रोन, अगर इनकी बात करें हम, तो ये फ्रांस के राष्ट्रपति, फ्रांस के प्रेसिडेंट। ठीक, मार्क रूट, ये नाटो के जो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसके प्रमुख है। और नाटो जो है दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य संगठन है। ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है। लेकिन याद रखें कि भारत इसका मेंबर कंट्री नहीं है। इसमें टोटल कितने सदस्य हैं? 32 इसकी मेंबर कंट्री है। ठीक है, और जो 32वां मेंबर कंट्री जो है, ये है आपका स्वीडन। ठीक है, नेक्स्ट चले हम लोग। भारत किस देश को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया है? तो रिसेंटली भारत ने इस मामले में चाइना को पीछे छोड़ दिया है। ठीक है, स्टैटिक जीके में हम लोग पढ़ते थे कि दुनिया में सबसे बड़ा चावल का उत्पादक देश चाइना है, दूसरे नंबर पर भारत है। पर अब नहीं, अभी हाल ही में भारत का जो चावल उत्पादन जो क्षमता है वो कितना हो गया है? 150.18 मिलियन टन। ठीक है, ये दर्ज किया गया है। इस हिसाब से यदि देखा जाए तो चाइना को पीछे छोड़ते हुए भारत दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया है। ठीक है, देखिए यहाँ चावल का डिस्कशन आया है, तो कुछ चावल की किस्में मैं आप लोग को बता देता हूं। ठीक है, चावल के किस्म। ठीक है, जिससे स्टैटिक जीके का पार्ट बन सकता है आप लोगों के लिए। आगे मैं इससे कुछ करंट के फैक्ट भी आपको रिलेट कर दूंगा। जैसे कि एक चावल की किस्म है, यदि आप पढ़े हैं तो बासमती चावल। ठीक है, बासमती चावल। बासमती चावल के ये लंबे दाने होते हैं और ये अपने खुशबू के लिए जाना जाता है। फिर दूसरा इसमें यदि आप रिलेट करेंगे तो कोल्लम। कोल्लम चावल। ठीक है, तीसरा अगर देखिएगा चावल की प्रजाति, तो एक है सेला। चौथा अगर रिलेट करेंगे तो हो जाएगा ब्राउन राइस। ठीक है, या फिर ब्राउन राइस या रेड राइस। ठीक है, चलिए ये स्टैटिक जीके मैंने आपको बताया। लेकिन कुछ वैसे चावल जिसे जीआई टैग मिल चुका है, ये आप रिलेट कर सकते हैं। हालांकि अभी नहीं मिला, काफी समय हो चुके हैं। जैसे कि जीआई टैग वाले जो चावल में पहला आप देखिएगा तो चोकुआ चावल। जीआई टैग में आप पहला देखिएगा चोकुआ। ठीक है, चोकुआ चावल ये बिलोंग कहां से करता है? तो ये आपका असम से बिलोंग करता है। चोकुआ चावल असम से बिलोंग करता है। दूसरा कतरनी चावल। ठीक है, ये कहां से बिलोंग करता है? इसको जो जीआई टैग मिला है, ये कहां से बिलोंग करता है? ये बिहार का प्रोडक्ट है। ठीक है, तीसरा फिर कोवलम चावल। ठीक है, कोवलम चावल, इसको जीआई टैग मिला। ये इसको आप रिलेट कर सकते हैं कहां से? महाराष्ट्र से। ठीक है, तो इस तरह से आप चावल के ये फैक्ट रिलेट कर सकते हैं। ये स्टैटिक जीके हो गए आपके, और ये आपका करंट अफेयर से रिलेट करके आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चले हम लोग। किस दिन हर साल राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है? तो जनवरी महीने के 5 तारीख को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है।
ठीक है। अगर जनवरी के कुछ फैक्ट देखें तो 1 जनवरी को ग्लोबल फैमिली दिवस, 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है, और 3 जनवरी को 3 जनवरी को हमने देखा है कि पहली महिला शिक्षिका जो सावित्री बाई फुले हैं, उनकी 195वीं क्रम की 195 नंबर की जयंती मनाई गई है। ठीक है। राष्ट्रीय पक्षी दिवस 2026 जो है वो 5 जनवरी को मनाया गया, और यह दिवस पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में पक्षियों की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका की ओर ध्यान आकर्षित करता है, पॉइंट करता है। राष्ट्रीय पक्षी दिवस की शुरुआत 2002 में एवियन वेलफेयर कोलिएशन द्वारा की गई थी। भारतीय मोर जो पिकॉक है, जिसका वैज्ञानिक नाम पेवो क्रिस्टेटस है, ठीक है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है कौन? मोर। इसे 1963 में इसके सांस्कृतिक, धार्मिक और पारिस्थितिक महत्व के कारण इसे राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया है। स्टैटिक जीके में आपसे पूछा जा सकता है कि मोर जो है राष्ट्रीय पक्षी कब घोषित किया गया? तो 1963 में। ठीक है। नेक्स्ट चले हम लोग। किस देश ने हाल ही में इंडिया प्रीमियर लीग 2026 के प्रसारण पर रोक लगा दिया है? ठीक है। तो भारत का जो पड़ोसी है बांग्लादेश, यहां पर आईपीएल 2026 का ब्रॉडकास्टिंग यानी कि प्रसारण नहीं किया जाएगा। इस पर इसने पाबंदी लगा दी है। ठीक है। रीजन क्या है आप समझिए। अभी आप लोग ने न्यूज में देखा होगा कि बांग्लादेश वाला मुद्दा काफी ज्यादा हाईलाइटेड था। ठीक है। बांग्लादेश में एक हिंदू को सरेआम सबके सामने जिंदा जला दिया गया है। ठीक है। इसके बाद भारत में बांग्लादेश के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी रहे, और बांग्लादेश के क्रिकेटरों को भी यहां पर बाइकआउट किया गया अपने देश इंडिया में। ठीक है। तो ऐसे में अभी हाल ही में बीसीसीआई के द्वारा, जो बीसीसीआई है, इसके द्वारा आईपीएल का जो ऑक्शन हुआ, नीलामी हुआ जो 2026 के लिए, इसमें बांग्लादेशी क्रिकेटर को भी खरीदा गया था, जिसका नाम था मुस्तफिजुर रहमान। नाम क्या था? मुस्तफिजुर रहमान। ठीक है। जिसका विरोध भारत में होने लगा, क्योंकि उसको क्यों परचेज किया गया, क्यों खरीदा गया। ठीक है। जो कंट्री भारत के साथ इतना गंदा सलूक कर रहा है, उस देश के क्रिकेटर को बीसीसीआई क्यों खिला रहा है? क्योंकि मुस्तफिजुर रहमान को केकेआर ने खरीदा था, कोलकाता नाइट राइडर्स। और आईपीएल टीम में केकेआर शाहरुख खान का टीम है। आईपीएल टीम जो है केकेआर जो है शाहरुख खान का टीम है। तो शाहरुख खान के ऊपर भी काफी ज्यादा एलिगेशन लगने लगे, ये दुश्मन देश के खिलाड़ी को अपने टीम में जगह क्यों दे रहे हैं, जबकि ये शाहरुख खान की डिसीजन डिसाइड नहीं करता है। शाहरुख खान ये डिसीजन नहीं लेता है कि किस प्लेयर को हमको लेना है। ठीक है। ये बीसीसीआई के द्वारा एडवाइजरी जारी किया जाता है, इसके अनुसार ही ऑक्शन होते हैं। ठीक है। तो इससे लेकर बीसीसीआई थोड़ा एक्शन में आया, और बीसीसीआई के ही निर्देश पर जो केकेआर है, कोलकाता नाइट राइडर्स, इसने मुस्तफिजुर रहमान को टीम से रिलीज कर दिया। यानी अब ये मुस्तफिजुर रहमान जो है भारत के लिए आईपीएल नहीं खेलेंगे, और इसी बात से नाराज बांग्लादेश सरकार ने अपने देश में आईपीएल के प्रसारण पर रोक लगा दिया है। ठीक है। तो हमें इससे क्या ही फर्क पड़ता है, आप देखें या ना देखें, इंडिया वाले आईपीएल का मजा लेते हैं, और इंडिया के जो क्रिकेट के फैंस हैं, उनके ही इंटरटेनमेंट के लिए आईपीएल होता है। बांग्लादेशियों को इंटरटेन करने के लिए यहाँ पे हम लोग बिल्कुल ही आईपीएल नहीं करते। ठीक है। ये पहली बात। खैर कोई बात नहीं, हम लोग को तो अपना करंट अफेयर पढ़ना है एग्जाम के व्यू से, तो हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग डिस्कस करेंगे कि यहाँ से आईपीएल के बारे में क्या डिस्कस करेंगे, आईपीएल के बारे में यहाँ से हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो आईपीएल क्रिकेट का घरेलू टूर्नामेंट है, जो कि बीसीसीआई के द्वारा रेगुलेट कराया जाता है, जिससे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हम क्या पढ़ते हैं? आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, और वैसे ही राष्ट्रीय स्तर पर हम पढ़ते हैं बीसीसीआई। तो बीसीसीआई के द्वारा ये आईपीएल रेगुलेट किया जाता है, और पहले हम केवल पुरुषों का पढ़ते थे, पहले हम पढ़ते थे सिर्फ मेंस का। ठीक है। लेकिन अब मेंस और वुमेन्स दोनों आईपीएल शुरू हो गए हैं। ठीक है। आईपीएल का जो पहला एडिशन था,
ये 2008 में शुरू हुआ था। ठीक है, और अभी तक यानी 2025 तक ये चला। ठीक है, तो इसके ये 18वां सीजन था 2025 में। ठीक, और 18वां सीजन का जो विनर था ये था आपका आरसीबी, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। ठीक, और आरसीबी का ये जो जीता खिताब, ये इसका पहला खिताब था। ठीक, और ये खिताब किसे हराकर जीता? तो पंजाब किंग्स को। पंजाब किंग्स को हराकर इसने जीता है। ठीक है, इसके अलावे अगर देखें तो आईपीएल के इतिहास का सबसे सफल टीम कौन सा है? तो ये आपका सबसे सफल टीम दो है, एक है मुंबई इंडियंस और एक है चेन्नई सुपर किंग्स। दोनों कितने कितने ट्रॉफी जीते हैं? तो दोनों 5-5 ट्रॉफी जीत चुके हैं। ठीक है, यदि पूछा जाए कि 2026 का जो ऑक्शन हुआ उसमें सबसे महंगे खिलाड़ी कौन चुने गए हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा कैमरून ग्रीन। कैमरून ग्रीन, इसको कौन परचेज किया है? तो इसको केकेआर यानी कोलकाता नाइट राइडर्स इसको परचेज किया है। कितने में? तो 25.20 करोड़ में। ठीक है, तो ये कैमरून ग्रीन जो है ये बिलोंग कहां से करते हैं? ये ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं। ठीक है, अब यहां से हम कुछ डिस्कस कर लेते हैं महिलाओं के आईपीएल के बारे में, जिसे आप वुमेन प्रीमियर लीग के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए, महिलाओं का जो प्रीमियर लीग है 2023 में शुरू हुआ। 2023, 2024 और 2025 तीन सीजन अभी इसका हो चुका है। यहां से आप अगर रिलेट कर सकते हैं वुमेन प्रीमियर लीग का, इसमें सबसे महंगी प्लेयर जो 2026 में जो ऑक्शन हुआ, 2026 में जो ऑक्शन हुआ इसमें सबसे महंगी प्लेयर कौन बिकी है? तो ये हो जाएगी आपकी दीप्ति शर्मा। दीप्ति शर्मा, इसको किसने परचेज किया? तो यूपी वॉरियर्स। यूपी वॉरियर्स जो है इसने इसको परचेज किया है। ठीक है, कितने में? तो इसको किया गया है 3.2 करोड़ में। ठीक है, इसका 3 सीजन हुआ। तो 2023 में जो जीता था ये आपका जीता था मुंबई इंडियंस। 2024 में कौन जीता? तो 2024 में आपका जीता आरसीबी यानी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, और 2025 में फिर जीत गया मुंबई इंडियंस। ठीक है, इस तरह से वुमेन प्रीमियर लीग का ट्रॉफी जो है 2 बार अभी तक मुंबई इंडियंस जीत चुका है। ठीक है, अब लोग हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस देश के साथ भारत के पहले मेड इन इंडिया यूनिवर्सल मल्टी कैलिबर रॉकेट लॉन्चर सूर्यास्त के लिए भारतीय सेना ने समझौता किया? ठीक है, तो सबसे पहली बात तो मल्टी कैलिबर, ये कैलिबर है क्या? ये कैलिबर जो ये है क्या, ये समझ लेते हैं। देखिए, रॉकेट में जो कैलिबर होता है ना, ये उस रॉकेट या मिसाइल के लॉन्चर, जो आंतरिक लॉन्चर का जो आंतरिक व्यास या आप कह सकते हैं इसका जो इंटरनल डायमीटर होता है, इसे ही कैलिबर कहते हैं, जो ये बताता है कि उसमें किस आकार का गोला बारूद फिट होगा। ठीक है, और आमतौर पर इसे देखा जाए तो इसे मिलीमीटर या इंच में मापा जाता है। तो देखिए कि पूरी तरीके से मेड इन इंडिया तकनीक पर आधारित मल्टी कैलिबर रॉकेट लॉन्चर, जिसका नाम क्या है? सूर्यास्त्र। ठीक है, इसके लिए भारतीय सेना जो है ये समझौता किया है किसके साथ? इजराइल के साथ। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय सेना ने इसके लिए इजराइल के सहयोग से, भारतीय सेना जो है इसके लिए इजराइल के सहयोग से मल्टी कैलिबर रॉकेट लॉन्चर के लिए इजराइल के सहयोग से काम कर रही है। भारतीय कंपनी नीवे लिमिटेड के साथ समझौता किया गया जो इजराइल तकनीक पर आधारित है।
और इसे भारत में बनाया जाएगा। कहां बनाया जाएगा? भारत में। ये तकनीक रहेगा इजराइल का, लेकिन बनेगा आपका भारत में, जिससे यह आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम आप कर सकते हैं। इसकी अगर क्षमता की बात करें तो 150 किलोमीटर और 300 किलोमीटर तक दूरी पर सटीक मार करने में सक्षम है और एक ही लॉन्चर से विभिन्न कैलिबर के रॉकेट दाग सकता है। जो अभी हम बात की ना कैलिबर की, उसका डायमीटर की, तो ऐसा मल्टी इसीलिए कहा गया, मल्टीपर्पज इसको इसीलिए कहा जा रहा है कि यह किसी भी तरह का कैलिबर उसमें सेट किया जा सकता है। इसका महत्व देखें तो यह भारत का पहला स्वदेशी यानी मेड इन इंडिया मल्टी कैलिबर रॉकेट लॉन्चर है, जो भारतीय सेना की डीप स्ट्राइक क्षमता को बढ़ाएगा। ठीक है, यहां से हम लोग इजराइल की बात करें। ठीक है, तो ये आपका इजराइल है, ये मेडिटेरियन सी से अपना बॉर्डर साझा करता है इजराइल। इजराइल की राजधानी होगी जेरूसलम, मुद्रा शेकेल और प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू। अगर करंट अफेयर रिलेट करें तो ओफेक 19 नया एक स्पाई सैटेलाइट लॉन्च किया है, यानी जासूस सैटेलाइट। एशियन डेवलपमेंट बैंक का 69 क्रम का यह देश है। ऑपरेशन अजय भारत ने इजराइल में चलाया था, वहां जो फंसे भारतीय जो थे उनको निकालने के लिए भारत ऑपरेशन अजय चलाया था। इजराइल ने भारतीय यात्रियों के लिए ई वीजा प्रणाली शुरू की है। यह प्रणाली 1 जनवरी 2025 से लागू हो गई है और दुश्मन देश जो है उनको दुश्मन देश के जो ड्रोन है उसको लेजर हथियार से मारने वाला विश्व का पहला देश ये बन गया है और गाजा पर कब्जा करने का ये ऐलान कर चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन चले हम लोग कि किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा इनलैंड रेनबो ट्राउट फार्म लॉन्च किया गया है? तो रिसेंटली ये लॉन्च किया गया है तेलंगाना में। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये चर्चे में क्यों आया, ये चर्चे में क्यों है? तो केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने तेलंगाना में देश के सबसे बड़े इंटीग्रेटेड अंतरदेशीय रेनबो ट्राउट फार्म का उद्घाटन किया है। ठीक है, रेनबो ट्राउट फार्म एक मछली पालन इकाई है जहां मुख्य रूप से पौष्टिक और स्वादिष्ट रेनबो ट्राउट मछली को नियंत्रित वातावरण जैसे कि ठंडे साफ पानी में पाला जाता है, जो पारंपरिक कृषि के लिए आय के एक नए स्रोत खोलता है और ग्रामीण रोजगार बढ़ाता है और खाद्य सुरक्षा में मदद करता है। अगर यहां से हम तेलंगाना की बात करें तो राजधानी हैदराबाद, मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, राज्यपाल जिष्णुदेव शर्मा। करंट अफेयर अगर हम रिलेट करें तो बथुकम्मा त्योहार तेलंगाना में मनाया गया। राजीव युवा विकासम योजना तेलंगाना में, इंदिरा सुरागिरी जल विकासम योजना तेलंगाना में है। ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा 3D प्रिंटेड मंदिर आपको तेलंगाना में ही है। मिस वर्ल्ड सौंदर्य प्रतियोगिता का जो 72वां संस्करण था, ठीक है, ये लास्ट ईयर मार्च के महीने में तेलंगाना ने ही होस्ट किया था, हैदराबाद में। कहा? हैदराबाद में होस्ट किया था। ठीक है, जिसमें कि जो मिस वर्ल्ड चुनी गई थी ये थाईलैंड की ओपल सुचाता थी। ओपल सुचाता, तो इनका नाम भी आपको याद रखना है। ठीक है, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रायथू भरोसा योजना शुरू किया। रायथू भरोसा योजना ऑपरेशन मुस्कान 11 के तहत 7600 से ज्यादा बच्चों को बचाया गया। तेलंगाना नीति आयोग का महिला राष्ट्रीय उद्यमिता प्लेटफॉर्म चैप्टर को पाने वाला पहला राज्य बन गया है। एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय महोत्सव समक्का सरलम्मा जतारा ये यहाँ पे आयोजित किया गया। तेलुगु भाषा को अपने सभी सरकारी स्कूलों में अनिवार्य कर दिया है तेलंगाना ने। भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को डीएसपी नियुक्त किया। राज्यपाल जिष्णुदेव शर्मा जो है दुनिया के पहले ऊर्जा संचारण उद्यान बाबूजी वनम का
उद्घाटन किए हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप इस सबको रिलेट कर सकते हैं। भारत सरकार ने किस पड़ोसी देश के व्यापार यात्रियों के लिए EB4 वीजा शुरू किया है? तो भारत सरकार ने अभी हाल ही में भारत के पड़ोसी चाइना के लिए, चाइना के जो व्यापार यात्री जो है उनके लिए EB4 वीजा शुरू किया है। ठीक है, तो EB4 वीजा है क्या? तो ये एक नया इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस वीजा है जिसके लिए आवेदन का जो प्रक्रिया है ये पूरी तरीके से ऑनलाइन, इसमें ऑफलाइन कुछ भर के नहीं देना है। ठीक है, और इसके लिए आपको दूतावास जाने की आवश्यकता नहीं है। इसके प्रमुख विशेषता अगर हम देखें तो EB4 वीजा आमतौर पर 45 से 50 दिनों के भीतर जारी किया जाता है और इसके तहत भारत में अधिकतम 6 महीने तक ठहरने की अनुमति होती है। ठीक है, अभी आपको याद होगा कि आपको मैंने कुछ दिन पहले के वीजा के बारे में बताया है। के वीजा के बारे में मैंने आपको बताया था। तो के वीजा जो जो कि चाइना ने लॉन्च किया था स्टेम के लिए, स्टेम क्षेत्र के लिए इन्होंने लॉन्च किया था। ठीक है, स्टेम यानी कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स के क्षेत्र में जो काम करने वाले जो लोग हैं उनके लिए ये के वीजा चाइना ने जारी किया था। और ये चाइना ने अमेरिका के जो H1 वीजा है, ठीक है, उसको टक्कर देने के लिए शुरू किया था। हालांकि चाइना का फैक्ट हमने आगे भी देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इतना ही, आगे चलते हैं हम लोग। किस देश ने लॉदी नामक नया मिसाइल विध्वंसक पोत लॉन्च किया? ठीक है, तो एक नया डिस्ट्रॉयर है जिसका नाम है लॉदी, लॉदी जो कि चाइना ने लॉन्च किया है। ठीक है, अब ये डिस्ट्रॉयर है क्या? तो मुख्य रूप से आप कह सकते हैं कि ये क्या कहते हैं, ये तेज या बहुमुखी नौसैनिक युद्धपोत है। ये जो है आपका, ये तेज और बहुमुखी नौसैनिक युद्धपोत है और यह वॉरशिप आप कह सकते हैं, इसे वॉरशिप भी आप कह सकते हैं, जो कि पनडुब्बी क्या पनडुब्बी हो गए, विमान हो गए और सभी प्रकार के जहाजों को ये रक्षा करता है। ठीक है, सभी प्रकार के जितने भी जहाज हैं वो सबसे ये आपको सुरक्षा करेगा, रक्षा करेगा। लोदी है युद्धपोत, लोदी जो है, लोदी युद्धपोत के बारे में अगर हम लोग देखें, ठीक है, तो लोदी एक टाइप 052D गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है जिसे पीपुल्स लिबरेशन आर्मी नेवी में शामिल किया गया। डिस्ट्रॉयर एक शक्तिशाली युद्धपोत होता है जिसका उपयोग अन्य नौसैनिक जहाजों की सुरक्षा और आक्रामक अभियानों के लिए किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, यहां से अगर हम चीन की बात करें, चीन के शी जिनपिंग में दुनिया की सबसे लंबी दूरी का एक्सप्रेसवे टनल शुरू किया। सॉरी, सिंजियांग क्षेत्र में दुनिया के सबसे लंबी दूरी का एक्सप्रेसवे टनल शुरू किया है चाइना ने। टनल की लंबाई कितनी है? 22.13 किलोमीटर। चीन ने गोबी रेगिस्तान में दुनिया का पहला सौर तापीय ऊर्जा संयंत्र शुरू किया है, के वीजा, जिसके बारे में अभी हमने बतलाया आपको। एससीओ समिट जो 2025 का था चाइना ने होस्ट किया। मानव युक्त चंद्र लैंडर जो है इसका नाम है लान्यू, ये चाइना ने किया है। भारत ने आधिकारिक रूप से 5 वर्षों के अंतराल के बाद चीनी नागरिकों का जो पर्यटक वीजा था इसको जारी करना फिर से शुरू कर दिया है। प्राकृतिक आपदाओं की निगरानी के लिए झांगहेंग 102 नामक उपग्रह लॉन्च किया। चीन ने नए स्टील्थ फाइटर जेट J-36 का अनावरण किया। चीन ने तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया के सबसे बड़े $137 बिलियन के बांध को मंजूरी दे दी है। चीन का मशहूर फैशन ब्रांड जो सीन है, सीन जो है 4 साल की पाबंदी झेलने के बाद भारतीय बाजार में फिर से वापसी करने जा रहा है। चीन ने दुनिया का सबसे तेज रोबोट लॉन्च किया जिसका नाम क्या था? स्टार 1।
चीन ने दुनिया की पहली कार्बन फाइबर हाई स्पीड ट्रेन का अनावरण किया है। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। महाराष्ट्र के पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो सदानंद बसंत दत्ते जो हैं ये 1990 बैच के आईपीएस है, आईपीएस ऑफिसर है, और ये अभी हाल ही में महाराष्ट्र के नए डीजीपी बन गए हैं। ठीक है, इन्होंने रश्मि शुक्ला का स्थान लिया है। ये जो रश्मि शुक्ला है इन्हीं का ये स्थान लिए हैं। कौन? डॉक्टर सदानंद दत्ते। ठीक है, महाराष्ट्र के पहली जो रश्मि शुक्ला जो थी ये महाराष्ट्र की पहली महिला फीमेल डीजीपी कह सकते हैं इनको। ठीक है, ये प्रथम महिला डीजीपी थी महाराष्ट्र की, रश्मि शुक्ला। नेक्स्ट चले, 72वें राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन कहां हुआ? तो वाराणसी जो है अपने निर्वाचन क्षेत्र से इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रिसेंटली कर दिया है। वाराणसी गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है और गंगा नदी के किनारे बसा सबसे स्वच्छ शहर है आपका वाराणसी। और अभी हाल ही में ये रिलेट करेंगे तो सर्बानंद जो सोनोवाल है, सर्बानंद सोनोवाल जी के द्वारा भारत का पहला हाइड्रोजन वाटर टैक्सी का शुरुआत वाराणसी में किया गया है। ठीक है, लखनऊ ये यूनेस्को के द्वारा लखनऊ को सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में शामिल किया गया है, मान्यता दिया गया है। पटना की अगर बात करें तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स, यूनिवर्सिटी नहीं, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 7वां एडिशन इसी ने होस्ट किया, जिसमें टॉप पर महाराष्ट्र था और बिहार 15वें स्थान पे था। महाराष्ट्र आपको टॉप पे हो गया और बिहार आपका 15वां स्थान पे था। अगर दिल्ली की बात करें तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है इसकी 8वीं जो समिट जो थी ये दिल्ली ने होस्ट किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चले हम लोग। 2026 में क्षेत्रीय एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस की मेजबानी किस राज्य ने किया है? किस राज्य करेगा? कौन सा राज्य करेगा? किया नहीं है, करेगा। ठीक है, तो वैसे 6 जनवरी को इसका आयोजन राजस्थान में होगा। ठीक है, हाँ कर दिया, सॉरी। तो 26 में क्षेत्रीय एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस की मेजबानी कौन सा राज्य किया है? ठीक है, तो राजस्थान किया है। कब? तो 6 जनवरी को। ठीक है, 6 जनवरी को। मैंने आपको बताया था कि एआई इम्पैक्ट जो समिट होगी इसकी मेजबानी भारत करेगा। तो इसी कार्यक्रम के एक हिस्से के रूप में ये जो समिट है इसी तैयारियों का एक हिस्सा है जो कि आयोजित किया गया कहां? राजस्थान में। ठीक, राजस्थान एरिया वाइज भारत का सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, राजस्थान की राजधानी होगी जयपुर, मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और राज्यपाल हो गए हरिभाऊ बागड़े। राष्ट्रीय उद्यान की अगर बात करें तो मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, मरुस्थलीय राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव घाना पक्षी अभ्यारण्य, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान और सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, यहां से अगर हम करंट अफेयर की कुछ बात करें तो सिली शेर झील को भारत का 95 नंबर का जो है रामसर साइट घोषित किया गया है। ठीक है, एसआईआर के तहत मतदाता सूची को पूरी तरह से डिजिटल करने वाला देश का पहला राज्य राजस्थान बन गया है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का 5वां संस्करण राजस्थान ने होस्ट किया। आवारा कुत्तों के प्रबंधन में दिशा निर्देश जारी करने वाला पहला भारतीय राज्य राजस्थान बन गया है। खैरथल तिजारा जिला का नाम बदल के भरथरी हरिनगर कर दिया। राजस्थान की मनिका विश्वकर्मा ने
मिस इंडिया यूनिवर्सिटी का खिताब अपने नाम किया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्ति गांव योजना की शुरुआत राजस्थान ने किया है। राज्य में दुर्लभ एल्बिनो सूरजमुखी गिलहरी को पहली बार देखा गया। प्लास्टिक कचरे से निपटने के लिए 1000 पंचायतों में बर्तन बैंक शुरू करने की घोषणा की है राजस्थान सरकार ने। राजस्थान सरकार ने राज्य में स्कूली बच्चों को दुर्घटना बीमा प्रदान करने के लिए शिक्षा संजीवनी बीमा योजना शुरू किया है। और फरवरी 2025 में राजस्थान के अजमेर शहर में ट्रांसजेंडर के पहले अखिल भारतीय सम्मेलन की मेजबानी की गई है। ठीक है, ये सभी फैक्ट आप राजस्थान से रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट चले हम लोग कि जनवरी 2026 में किस राज्य में पहली बार एक अत्यंत दुर्लभ स्ट्रॉबेरी रंग के तेंदुए को देखा गया है। ठीक है, तो ये तेंदुए की पुष्टि अभी हाल ही में कर्नाटक में की गई है। कहां? कर्नाटक में। कर्नाटक में पहली बार एक बेहद दुर्लभ स्ट्रॉबेरी रंग के तेंदुए को देखा गया, जिसे चंदन तेंदुआ के नाम से जाना जाता है। भारत में यह दूसरी बार देखा गया है। इससे पहले यह 2021 में राजस्थान में इसे देखा गया था। ठीक है, ये वही कर्नाटक है जहां सरकारी या प्राइवेट सेक्टर जो है, सरकारी या प्राइवेट सेक्टर में पीरियड लीव देने वाला ये देश का पहला राज्य बन गया है। ठीक है, पीरियड लीव देने वाला ये देश का पहला राज्य कर्नाटक बन गया है। नेक्स्ट चले, ये आपका कल का सवाल था कि 8वां राज्य वेतन आयोग बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना। तो ये आपका बन गया है असम, इसका राइट आंसर है। और वर्कशायर हैथवे के सीईओ के रूप में वॉरेन बफेट का उत्तराधिकारी कौन होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रेग एबेल। ठीक है, आपका आज का सवाल है कि किस राज्य में हेरिटेज आधारित पर्यटन को बढ़ाने के लिए भोरमदेव कॉरिडोर प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। इसका जो भी राइट आंसर हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताएं। और ये दूसरा सवाल आपका आज का है कि किसे हाल ही में पटना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। तो इसका भी जो भी राइट आंसर हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।